द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? आर द पावर्स. डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी, बेस का मतलब बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल कितनी है? 7. तो उन फंडामेंटल क्वांटिटी को कितनी पावर में रेज किया जाए ताकि हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पाएं. सो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. मान लो फोर्स है. अब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे. m क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी. और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी बनेगी. वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एक्सेलरेशन बनेगी. लेंथ और टाइम की टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे. m, l और t की कुछ पावर की फॉर्म में हम फोर्स को हमेशा एक्सप्रेस कर पाएंगे. मान लो वॉल्यूम है. अब वॉल्यूम क्या बता? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. पहला भी लेंथ. अरे विड्थ भी तो लेंथ ही होती है भाई. हाइट भी तो लेंथ ही होती है. तीनों के डायमेंशन लेंथ के आएंगे. क्या बनेगा? एल क्यूब. बस बन गया. एल क्यूब इज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम. तो डायमेंशन और कुछ नहीं है. क्या? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the base or fundamental quantities are raised to represent that quantity. Note that using square bracket around a quantity means that we are dealing with the dimensions of that quantity. मतलब किसी क्वांटिटी के अराउंड अगर आपने डायमेंशन लगा दिए तो फिर आप उस क्वांटिटी के स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो मतलब आप उस क्वांटिटी के डायमेंशन में डील कर रहे हो. जैसे मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मास का डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा जी? m और ये स्क्वायर ब्रैकेट बेटा. लेंथ बच्चों, लेंथ का l और स्क्वायर ब्रैकेट में रखा ये लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया. टाइम का बच्चों कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन ये टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया. टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन, राइट. K को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालोगे तो यू आर डीलिंग विद डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर. ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का यूनिट क्या था? कैंडला. CD को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखो तो यू आर डीलिंग विद डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ल्यूमिनेस इंटेंसिटी. सिमिलरली करंट का यूनिट क्या था बेटा? तो कैपिटल A को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे यू आर डीलिंग विद क्या? डायमेंशन फॉर्मूला फॉर करंट. और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या था बेटा? यूनिट मोल. MOL करना है, MOL ही पूरा नहीं लिखना. MOL को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हो तो यू आर डीलिंग विद डायमेंशन फॉर्मूला फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो लोग घर में बैठे हैं बेटा, अगर कोई मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी तुम तफरी मारने के लिए कि बाहर घूम के आना है जी तो ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, वो बुरी बात है. शुरुआत ही अभी, साल निकालना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों को. क्या इतना हो गया बच्चों? तो यूनिट जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी के थे उस यूनिट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया. और स्क्वायर ब्रैकेट में डालने के बाद हम क्या बोल रहे हैं? ये है डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी का. ठीक. ये डायमेंशन हम क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत क्या थी? थोड़ी देर में आपको समझ में आना चाहिए. अभी तो क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे, यार यूनिट कर लिए, स्क्वायर ब्रैकेट में खाम खा डाले जा रहे हैं, क्या यूज है इसका? थोड़ी देर में आपको यूज समझ में आएगा इसका. क्या हम आगे चल सकते हैं बच्चों? लिख बेटा कि यही प्रैक्टिस करनी थी 10 बारी. हो गया? अच्छा तू क्वेश्चन बोल रहा था कुछ, मैं लेता हूँ बेटा तेरे क्वेश्चन. इधर कर लिया? हो गया बच्चों? तो भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो भी आपके पास SI यूनिट थे उन्हीं को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा और हम बोल रहे हैं जी ये है डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. आगे बढ़ूं? लो भाई आगे बढ़ते हैं. और फंडामेंटल के बाद और भी तो गम है भाई जमाने में. और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं.
जैसे एरिया, अब ये 5 कॉलम आपने बना, सीरियल नंबर 5 कॉलम बना लोगे आप लोग, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिर रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके बाद एसआई यूनिट। ये कॉलम पहले बना लो, फिर शुरुआत करते हैं जाके। सीरियल नंबर से हमारे को अप्रोक्सीमेटली आइडिया हो जाएगा कितने करने हमने। है तो बहुत भाई, +2 के भी हैं, +1 के भी बहुत हैं, लेकिन अभी हमने थोड़े करने हैं, कुछ एक करने हैं जो +1 में मैकेनिक्स जिस ब्रांच का नाम है उसके फॉर्मूले करने हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं। बाकी बाद में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले आते रहेंगे तो वो डायमेंशन भी आते रहेंगे। ये 5 कॉलम आपको बना लेने हैं जी। बना लिए बच्चों? पढ़ के आए बेटा अगली बार। अब तेरे को 3 बार हो गया मेरे को ऑन करते हुए। चले बेटा, लो भाई पहला आ गया एरिया। अरे भाई एरिया का क्या रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ बेटा। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर ब्रैकेट में। अरे विड्थ भी तो लेंथ ही है भाई, उसका क्या होगा? एल स्क्वायर ब्रैकेट में। एल रेश पावर 1, एल रेश पावर 1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, एल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। हाँ तो एल स्क्वायर लिखा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। कोई दिक्कत बेटा इसमें? और लेंथ इंटू लेंथ का मतलब मीटर इंटू मीटर, तो ऐसा ही यूनिट क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। खत्म कहानी। ऐसा ही यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। और भाई डायमेंशनल फॉर्मूला जो है एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो गया। चलो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं जी। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अरे भाई लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, वो विड्थ का भी तो एल ही होता है बच्चों, और हाइट का भी तो एल ही होता है, लेंथ ही तो है वो। एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल क्यूब, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगानी है तभी बनेगा डायमेंशन, ऐसे नहीं बनेगा। क्या? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बेटा, मीटर क्यूब। ऐसा ही यूनिट आपका आ गया मीटर क्यूब। टाइम टेबल मैंने सभी को बनाने के लिए बोला हो बेटा, और मैं सबके जो मेरे पास पहुंच चुके हैं उनके नाम भी लिख रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना मुझे ध्यान नहीं है। घर वालों से साइन भी करवाना है तुमने, जो टाइम टेबल होगा, और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉलो करें। ज़िंदगी बनानी है, इसलिए आप लोगों को जो एक एक बात जो वो सिंसियरली सुननी भी और उस पर एक्ट भी करना है, नहीं तो ऐसे नहीं बनने वाली ज़िंदगी। आगे चलो बच्चों। मास डेंसिटी भाई, मास डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या? मास पर यूनिट डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी होती है, अच्छा इसको रो से रिप्रेजेंट, क्या रीड करते हैं इसको बेटा? इसको रो, RHO, ये P ऐसे जैसे कि दिखते हैं ना, जो ये रो रीड करोगे इसको। मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो भाई मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट। और वॉल्यूम का L क्यूब। L क्यूब जब ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? -3 ml -3 स्क्वायर ब्रैकेट में। भाई ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला तैयार हो गया। किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। दरवाजा घुमा दे बेटा, मैं खिड़की खोलता हूँ से। तो आसान है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। स्पीड देखें, स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एल, लेंथ बेटा, डिस्टेंस लेंथ ही तो होती है एल, और टाइम का टी, L/T, LT -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ मुश्किल है जी। L/T बन गया LT -1, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम ऐसा बोलिए। अरे भाई वेलोसिटी का तो निकाल लिया अभी हमने, LT -1 है ना,
डिवाइड बाय टाइम, तो क्या बना एल टी माइनस टू, और एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखा ना, एल टी माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी एम एल माइनस 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो अभी जब हम ये चैप्टर करने लगते हैं, कुछ एक ऐसी क्वांटिटी आएंगी बेटा जो आपने 10th तक सुनी भी नहीं होती है। मैं कोशिश करूंगा कि उनका मीनिंग आपको पहले बता दूं फिर लिखवाऊं, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर उनके बारे में आएगा। डायमेंशन वाला चैप्टर अपने आप खत्म हो जाता है, अगर लास्ट में होता ना कहीं तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जैसे पूरी फिजिक्स खत्म होती है, सारे के फॉर्मूले तुम्हें पता होते हैं, फिर डायमेंशन निकालने में दिक्कत ही कोई नहीं होती। अभी कुछ एक क्वांटिटी हैं जो आपके लिए नहीं होगी, उस वजह से हो सकता है कि आपको लगे यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके मतलब आपको समझाऊं, फिर उसके बाद उनके डायमेंशन लिखवाऊं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ, बोलो भाई, मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम होता है जी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो लीनियर मोमेंटम का क्या बन गया भाई? एम एल टी माइनस वन बन गया, के जी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे ये बताओ कि लीनियर मोमेंटम, मैंने पहले भी बताया था, लीनियर मोमेंटम की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये फिजिकल क्वांटिटी? इस क्वांटिटी को न्यूटन ने इंपॉर्टेंट बना दिया भाई। 9th में इस क्वांटिटी के बारे में न्यूटन ने क्या बोला कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। न्यूटन बोल गया कि भाई लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा ना तो फोर्स जरूर इन्वॉल्व होगी, और अगर लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है तो कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी। और अब हम समझते हैं न्यूटन क्या बोल गया। सिर्फ ये नहीं कि तुम रट्टा क्रैम करना चीज़ों को, न्यूटन बोल गया जी बस रट्टा मार लिया और हो गया। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सामने से कोई बॉल अगर आ रही है और तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम हट गए साइड से, तुमने उसके मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी ना, बॉल तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर तुम हटे नहीं सामने, बोले मैं तो इसको रोकूंगा, तो रोक ले भाई, उसके पास मोमेंटम था यार, मास इनटू वेलोसिटी, और रोक के तुमने क्या कर दिया, उसका मोमेंटम जीरो कर दिया। यू हैव कॉज्ड चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल, दैट मीन्स न्यूटन क्या बोल गया, फोर्स इज इन्वॉल्व नाउ, तुम इसको रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अरे भाई तुमने फोर्स लगाई तो बॉल भी तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। लीनियर मोमेंटम, सारी फिजिकल क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है। अगली आगे फोर्स, क्या होता है फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम, एक्सेलरेशन का बच्चों एल टी माइनस टू, तो क्या बन गया एम एल टी माइनस टू। हाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते थे, लेकिन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसा यूनिट हमने क्या बना दिया, न्यूटन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन के नाम से बेटा, ऐसा यूनिट न्यूटन। कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट होगा उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बताया था मैंने, राइट। लेकिन अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल एन, जैसे पूरा लिखना ना बेटा तो NEWTUN, तो स्मॉल एन से शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर सिंबल ही लिखना है तो कैपिटल एन से लिखेंगे, याद आ गया, बहुत बढ़िया जी। अब फोर्स भी इंपॉर्टेंट है जी, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ रहे हैं तब तुम्हें पता चला कि फोर्स होती है, बचपन से लेके फोर्स हमारे ऊपर एक्ट करती रही है। इस टाइम तेरे ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है बेटा? कोई नहीं है, कोई नहीं है, तेरे ऊपर तो होगी कोई है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। मैं बता चुका हूं पहले, फिर पूछ रहा हूं, तुमने क्लास में अगर सुनना नहीं लेक्चर ध्यान से, फिर कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर तो कोई है नहीं। अब गोड़ू तेरी है ऐसी है, सुनता क्यों ध्यान से जो मिलता हूँ, तू दिनों दिन कमजोर हुआ जा रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है। कौन सी फोर्स? एक ही है, हाँ चार है, कौन कौन से? बैठ जा बैठ जा बेटा बैठ जा अच्छा बैठ जा बैठ जा वो सुनो भाई, सुनो भाई, देखिए राइट नाउ द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन यू, they are actually gravitational forces, not one.
इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपने 9th में पढ़ा था ये लॉ, लेकिन आप लोग रट्टा मार के भूल गए, तुमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। क्या था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है बिटवीन एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स, एनी टू मासेस ऑफ द यूनिवर्स। अरे तुम दोनों भी तो मास, तू मास नहीं है? नहीं है, फिर तू कैसे बोलता तेरे ऊपर फोर्स नहीं ऐड कर रही है? तेरे पास है मास थोड़ा बहुत, 10-12 किलो है ना, फिर कैसे बोला कि नहीं मेरे ऊपर फोर्स, कोई फोर्स नहीं ऐड कर रही है? तेरे पास तो मास ही मास है। तो अगर आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद आ रहा है बेटा, अब भी पूरा चैप्टर आएगा +1 में हमारे पास, लेकिन आपने 9th में पढ़ा है, मैं वो रिकॉल करवा दूं आपको। क्या? force of gravitational force of attraction between any two masses of the universe is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them। अब याद आया? तो इसका मतलब है कि अर्थ क्या है? एक मास है, और हम भी एक मास हैं। अर्थ हम सभी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम अर्थ से चिपके पड़े हैं। अर्थ बहुत बड़ा मास है, इसलिए हमारा वेट उसी की वजह से हम चिपके पड़े हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना बेटा? न्यूटन बोल गया 2 मासेस के बीच में होती है, तुम क्यों नहीं चिपक जाते फिर अर्थ के साथ? अर्थ को थोड़ा जाता है भाई, कब वो ऊपर चला, बोले मैं बात करके आता हूँ उससे, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो फिर क्योंकि हम चिपके पड़े हैं अर्थ से, तो तुम दोनों क्यों नहीं चिपक जाते बेटा, अगर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे बीच में भी है? इन दोनों के बीच में नहीं है। वो भाई वो बोल रहा है मासेस बहुत कम है, फिर तेरे तो ज्यादा, तू तो चिपकना चाहिए था, तेरे ज्यादा है ना। नोट करें बेटा, मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, नोट करें, ये ऊपर नीचे कहीं बॉक्स में मार्क कर लिया करो। मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻25 kg, वैसे 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻24 kg होता है। अप्रोक्सीमेटली लिखवा रहा हूं, आगे से याद रखिएगा। मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻25 kg, और तुम्हारा मास सिर्फ 50 किलो, 40 किलो, 70 किलो, इतना नहीं होगा ना। आगे बताऊंगा बेटा। हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है सारे के सारे। आप जैसे तेरा टेम्परेचर लेना हो, तेरे मुंह में क्या डाल दें? थर्मामीटर। कौन पूछ रहा है? किसने पूछा कैलकुलेशन के बारे में? तूने पूछा बेटा कैलकुलेट कैसे किया? जैसे तेरा टेम्परेचर लेना है, क्या करते हैं घर वाले? थर्मामीटर निकाला, दे ठोका मुंह में। फिर मुंह खोला तो कार के नीचे पड़ेगा, बंद रखियो 1.5 मिनट के लिए, और उसके बाद टेम्परेचर मेजर कर लिया जाता है। सन का टेम्परेचर कैसे मेजर किया होगा? कोई यहां से गया उड़ के और थर्मामीटर सन के मुंह में डाला? बोल बेटा। हमारे पास हर चीज के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है। आप लोगों का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है थर्मोमीटर का, लेकिन सन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सन के आउटर जो सरफेस है उसी का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, 6000 केल्विन। 6000 मतलब ही नहीं है वहां तक पहुंचने का। तो तुम बोलोगे मैं जा रहा हूँ जी थर्मोमीटर लेके, मेरे को तो रॉकेट में लेके जाओ, मैं थर्मोमीटर सन के मुंह में ठोके वहाँ टेम्परेचर बताता हूँ आपको। वो पॉसिबल नहीं है। पर हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड बहुत सारे हैं। ऐसे ही मास ऑफ अर्थ के भी इनडायरेक्ट मेथड हैं, मैं आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है क्योंकि मैं बताऊंगा अभी तो आपके दाएं बाएं से निकलेगा। मैं बीच में कोशिश करूंगा कि जब अप्रोप्रिएट टाइम होगा आपको सारी चीजें बताता रहूं, है ना। मैं बात कर रहा था कि ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच में भी है, लेकिन इनका मास क्या बेटा? बहुत कम है। मैं अगर 2 बंदों का मास मान लो कि 50-50 kg मानता हूं, जबकि 15-20 किलो का एक बंदा यहाँ पे, तो ये आता है जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये कॉन्सेंट होता है भाई जी। m1 m2 50-50 किलो के 2 मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से कम है, पर मैंने 1 मीटर मान लिया। क्या यही फॉर्मूला है? जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही फॉर्मूला ना बच्चों? तो भाई ये आ गया 2500, है ना बेटा? 2500, 25 इंटू 6 150, राइट? हाँ, और ये बनेगा 150 इंटू 100, और है ना बेटा?
तो अप्रोक्सीमेटली कितना बन गया? 1 2 3 4, 4 जीरो काट दो, 10⁻⁷, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। इतनी फोर्स है इन दोनों के बीच में, विच इज रियली स्मॉल फोर्स। उस फोर्स की वजह से चिपक नहीं सकते कम से कम। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि फोर्स नहीं है, फोर्स है। ये बंदा भी इसको खींच रहा है, ये बंदा इसको खींच रहा है। देखो छोटा सा बंदा बेचारा 30-40 किलो का, दुनिया खींचने में लगी हुई है इसको। पीछे से ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, बेंच अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, कोई स्टार अगर है वो उसने इसके अस्ते से फेरी है, वो खींच रहा है, मून इसको खींच रहा है। अब जाए तो जाए कहाँ बेचारा? तो नेट फोर्स, तुम्हारा भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। बिलियन और बिलियंस ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अस राइट नाउ, लेकिन नेट फोर्स 0 है। आगे की तरफ जितनी फोर्स है उतनी फोर्स पीछे की तरफ भी है, इधर की तरफ जितनी फोर्स है उतनी फोर्स इस तरफ भी है, नीचे की तरफ जितनी फोर्स है ना उतनी फोर्स ऊपर की तरफ भी है। जब किसी के ऊपर नेट फोर्स 0 होती है वो बॉडी मजे में होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के ऊपर फोर्स ना एक्ट करे, फोर्स है सभी के ऊपर। कोई बॉडी नहीं है हमारे पास, ये खासकर हमारी अपनी अर्थ की बात करें, आप एक भी बॉडी नहीं बोल सकते कि हाँ ये बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एवरी बॉडी, लेकिन जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 है वो मजे में। अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं Gm1 M2 अपन अर्थ की फोर्स पता कितनी आती है? M इंटू जी के बराबर है। मैं प्रूव करूंगा आगे जब चैप्टर में जाऊंगा। मास से इसका 50 kg मान लिया, जी की वैल्यू मैंने 10 मान ली, 9.8 होती है ना बेटा। 500 न्यूटन की फोर्स है तो अर्थ इसको खींच रही है नीचे, एक्शन नीचे। तो जिस बेंच पे ये बैठा है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसके नेट फोर्स 0 हो चुकी है। तो फोर्स सेट करी है 500 न्यूटन की, लेकिन उसमें इसको कोई एतराज नहीं है, आसपास से फोर्स है। लेकिन मैं अगर 10 न्यूटन का मुंह पर कान के नीचे लगा दूंगा ना, इसको एतराज हो जाएगा, जाकर रोड़ा डालेगा, मेरे को मारा बुरी तरीके से। 500 न्यूटन झेल रहा है, 500 छोड़ो, मून की फोर्स काउंट करो, किसी और की करोगे, हजारों न्यूटन में आ जाएगी फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है। उसका एतराज नहीं है इसको, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। लेकिन मेरी जो नेट फोर्स सेट करेगी, मैं 5 न्यूटन भी लगाऊंगा, सारे शिमला में रोड़ा डालेगा, बोले मैं मार पड़ती हूँ वहां पे। ऐसे करेगा ना बेटा। तो वो नेट फोर्स याद रखिएगा, सुनिएगा बेटा, नेट फोर्स 0 सबसे कंफर्टेबल स्टेट है हर एक के लिए, एटम्स और मॉलिक्यूल के भी। केमिस्ट्री जब आगे पढ़ोगे ना, आगे चलेगी केमिस्ट्री, तो वहां पे आपको बोलेगा जी 2 एटम इकट्ठे हो गए, बॉन्ड बन गया जी, जेम्स बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बोलते हैं उसको, जब 2 एटम इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे इस तरीके से आए थे ना, जुड़ गए जी, बोले तो क्या बोलते हैं? बोले जी बॉन्ड बन गया। अब वो बॉन्ड जब बना, नेट फोर्स 0 होगी तभी बॉन्ड बनेगा, और उस टाइम वो मिनिमम एनर्जी स्टेट एक्वायर कर चुका होगा। ठीक, नेट फोर्स 0 हो चुकी होगी। मैं वापस आता हूं जी, एरिया और फोर्स तक आपके पास आ गया, मैं आगे बढ़ता हूं जी। आगे हमारे पास आगे बेटा एक और इंपल्स। अब ये नया है तुम्हारे लिए, बिल्कुल नई डेफिनेशन है जी इंपल्स आपके लिए। फोर्स क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पीछे बात कोई नहीं करेगा, चंपू आगे देख बेटा। फोर्स क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही होती है। तेरे को दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ से? अच्छा इधर दिखा है, ये तो आधा ही है, आधा ही देखती है भाई। इम्पल्स क्या बेटा? फोर्स आर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो भाई 9 तक तो आप लिखते थे चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, लेकिन अब आप डिफरेंशिएशन कर चुके हो, क्या लिखोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम, डीपी अपॉन डी टी लिखोगे ना, डीपी अपॉन डी टी। तो ये इम्पल्स क्या है? एफ इंटू डी टी, फोर्स इंटू टाइम के प्रोडक्ट को बोलते हैं इम्पल्स। लेकिन ये तो चेंज इन मोमेंटम आ गया बेटा। देखिए ना, मैं दोबारा लिखता हूं, दोबारा समझने की कोशिश करें। इम्पल्स जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और मैं आपको फोर्स की डेफिनेशन अगर लिखाता हूं, तो मैं ये बोल रहा हूं जी कि भाई न्यूटन बोल के गया है कि फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ऐसी ये होती है जी फोर्स। 9th में बोल के गया, तो मैं डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखता। चलो, तो आपके पास क्या आएगा? एफ इंटू टी कितना आ गया बच्चों? P2 माइनस P1। 4 केले माइनस 3 केले, कितने संतरे बचे बेटा? 4 केले माइनस 3 केले, संतरे नहीं केले बचेंगे ना।
ये लग गया था कि संतरे बचाने बोले चार चार केले में 3 केले एक संतरा नहीं। लीनियर मोमेंटम में से, बात नहीं बच्चों, लीनियर मोमेंटम में से अगर आप लीनियर मोमेंटम माइनस करोगे तो क्या बचेगा? लीनियर मोमेंटम ही बचेगा ना बेटा। केले में से केले माइनस करोगे तो संतरे तो नहीं बचेंगे ना, केले बचेंगे ना। वही बोल रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम में से लीनियर मोमेंटम माइनस किया तो क्या बचा? लीनियर मोमेंटम। हाँ, एफ इंटू टी लीनियर मोमेंटम का ही डायमेंशन होगा। आप चाहो तो फाइंड आउट कर लो, लेकिन लीनियर मोमेंटम का थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किया था, एम इंटू बी एम एल टी माइनस वन। बिल्कुल एफ इंटू टी का भी वही आएगा, एम एल टी माइनस वन। करके देख लो फोर्स का, बोलो एम एल टी माइनस टू, और टाइम का टी क्या बना? एम एल टी माइनस वन। वही तो लिखा है मैंने। एफ इंटू टी के प्रोडक्ट को इंपल्स कहा जाता है जी। एफ इंटू टी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? इंपल्स। ये जरूरी क्वांटिटी क्यों है? मैं ये क्योंकि तुम 10th के बाद आए हो, नए नए यहाँ पहुंचे हो आके, तो मैं शूट करके आगे नहीं निकल जाना चाहता, थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ। पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में जब जाके जाएंगे तो बहुत डिटेल में आएगा ये टॉपिक हमारे पास। इंपल्स का मतलब समझें। एफ इंटू टी क्या आ गया बेटा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। क्या आपने किसी क्रिकेट खेलने वाले को ध्यान से ऑब्जर्व किया जब कोई कैच कर रहा होता है? कोई प्लेयर ग्राउंड में है, सामने बॉल आ रही है, तो बॉल आ रही है तो उसको कैच करने के उसके बाद 2-3 तरीके होते हैं। एक तो बॉल आ रही है फटाफट से लपक ले जाके भूखों की तरह है। दूसरा तरीका होता है कि सुस्तों की तरह जैसे आ रही है वैसे बॉल हाथ में आने दी, बोले जो हो गया जी आउट हो गया। तीसरा तरीका है जैसे वो स्टाइल मार रहे होते हैं यहाँ से क्या, और ये आराम से पीछे लेके आ रहा होता है। ऑब्जर्व किया? जैसे बॉल आ रही है तो वैसे पीछे लेके आता है। ये ऐसा क्यों करता है वो? फोर्स टाइम बढ़ाने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि अगर टाइम बढ़ेगा तो क्यों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो सेम है। बॉल का इनिशियल मोमेंटम है कुछ, है ना, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 0। तो P2 माइनस P1 तो कांस्टेंट है, वो तो वही होना है। अगर आप टाइम बढ़ा दोगे मोमेंटम को चेंज करने का तो फोर्स कम हो जाएगी, हाथ टूटने से बच जाएंगे। तो वो बंदा स्टाइल नहीं मार रहा होता कि पीछे करूंगा जी स्टाइल, देखो मेरा स्टाइल कैसा है। अगर वो फटाफट से उसको कैच कर लेता तो टाइम रिड्यूस हो जाता, और टाइम रिड्यूस होता तो फोर्स कई गुना बढ़ जाती, उसकी हड्डियां टूट सकती थी हाथ की। ठीक, आपने देखा होगा ये बोन चाइना के जितने भी हमारे पास ग्लास वेयर होता है या बोन चाइना के बर्तन होते हैं, वो उनके बीच में जो फ्लफी कोई चीज़ डाली गई होती है, पेपर डाल दी जाता है या स्ट्रॉ डाल दिया जाता है पैकिंग के लिए, क्योंकि ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना है, गाड़ियों से ट्रांसपोर्ट करना है। अब जब वो जंप लगेगा, एक दूसरे से टकराएंगे, तो मोमेंटम का टाइम अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, टूट जाएंगे वो। इसलिए बीच में पेपर डालते हैं या फिर स्ट्रॉ डालते हैं ताकि वो मोमेंटम में चेंज आने का टाइम बढ़ सके। स्ट्रॉ दबेगा फिर वापस आएगा, फिर दबेगा फिर वापस आएगा, फाइनल मोमेंटम 0 होने का टाइम बढ़ा देंगे, फोर्स कम होगी, उससे वो टूटने से बच जाएगा। क्लियर हो गया? अभी थोड़े से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आगे देंगे बेटा जाके, ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल क्या बना? एम एल टू टी माइनस टू। हाँ जी, ये बना एम एल टू टी माइनस टू, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। लेकिन वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया जी एम एल टू टी माइनस टू, आपको इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है जी। हाँ जी बेटा, हाँ, इम्पल्स का एफ ऐसा यूनिट आपके पास क्या आएगा बेटा? एफ इंटू टी बना ना बेटा, ये एफ इंटू टी, न्यूटन सेकेंड। फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड बेटा, न्यूटन इंटू सेकेंड। वर्क का लिख लिया बच्चों। अब एक नई क्वांटिटी आ रही है बच्चों, और वो है टॉर्क। कौन सी जी? टॉर्क के बारे में बात करने लगे हम लोग। तो नई क्वांटिटी का आपके पास नाम है टॉर्क। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये टी के ऊपर घुमा दिया थोड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, क्या कैसे रीड करते हैं? टाउ। टाउ हिंदी में बोलोगे तो ताऊ बनेगा बेटा, टाउ रीड करते हैं इसको। तो इसको टॉर्क को इससे रिप्रेजेंट किया। मुझे कोई बताएगा कि टॉर्क की इंपॉर्टेंस क्या समझते हो तुम लोग? अच्छा, गाड़ी में होता है टॉर्क, कहाँ सीट पे रखा होता है बेटा? गाड़ी में
टोपी सुधर जा, तो हर कुछ ही बोले जा रहा है आज। इंजन प्रोवाइड करता है टॉर्क। हाँ जी, हाँ है, ओए सुनो, हाँ अच्छा, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। तो सुनिएगा, सुनना बच्चों, क्या आप ये सामने वाली विंडो देख पा रहे हो? ये वाली सभी को दिख रही है बेटा? ये दिख रहा है? अब देखिए, विंडो को रोटेट, ये रोटेट ही कर सकती है, ट्रांसलेट नहीं करती। ऐसा नहीं कि मैंने धक्का मारा है नीचे सड़क पे जाके पहुंच गई, यही रहेगी ना। ये रहा इसका एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सिस। एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकती है। अगर ये पूरा यह दीवार ना होती तो 360 डिग्री से मैं इसको रोटेट करवा सकता था। तो यहाँ ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन नहीं होती, रोटेशन होती है बस। और रोटेशन वाले केस में फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं रहती, टॉर्क इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस विंडो को ओपन करने के लिए, इस विंडो को ओपन करने के लिए, तो ऑनलाइन में भी अगर तुम्हें जरूरत कभी पड़ेगी तो हाँ जी देखें बेटा, तो इस विंडो को ओपन करने के लिए हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ टॉर्क की जरूरत है। उतना टॉर्क लगाएंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। ये जो ओपन करने के लिए नॉब लगी होती है, तुमने अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा, किसी के घर में ऐसा दरवाजा या खिड़की हो कि नॉब यहाँ से के बजाय यहाँ लगी हो? नहीं, नहीं है तेरे घर में, नहीं ऐसा? क्यों? सभी के घरों में बेटा नॉब यही है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है ना। एक्चुअली इसको रोटेट करने के लिए और खोलने के लिए एक फिक्स अमाउंट टॉर्क की जरूरत है। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगाया जाता है ताकि मैं थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको रोटेट कर सकूं। लेकिन अगर ये मैंने यहां लगाया होता तो बहुत फोर्स लगानी पड़ती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया ना बेटा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती मुझे इसको खोलने के लिए। इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है इसका, ताकि मुझे फोर्स कम लगानी पड़े भाई। ठीक है जी, ठीक है बेटा। वो कहाँ घूम गए तुम, कहाँ चले गए? उधर चला गया कैमरा। लो भाई आ जाओ। टॉर्क हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, आप बिल्कुल बात नहीं, ध्यान समझो। ये परपेंडिकुलर बेटा, फोर्स का mlt माइनस 2 और साथ में l क्या बना? ml2t माइनस 2। ओ भाई ये तो वर्क का ही आ गया यार, जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला वही टॉर्क आ गया। जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है वही टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। क्या बोला छोटू? अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा। क्या आप लोगों ने कभी घर वालों की हेल्प की हो, टायर अगर आपका पंचर हो गया उसको ओपन करने में, बोल्ट खोलने में? नहीं देखा तो होगा। तो वो जब आप उसमें व्हील के नट खोलने के लिए खोलने लगते हो, उसमें लंबी सी एक रॉड फंसाते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, ताकि फोर्स कम लगानी पड़े उसको ओपन करने के लिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी भाई। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ml2t माइनस 2। सुनिएगा ध्यान से। अब आपके दिमाग में आ रहा हो ये काय को फंसे हुए यार इस झमेले में हम लोग, ये टॉर्क शॉर्क और वर्क वो एनर्जी क्यों कर रहे हैं हम लोग? ध्यान से सुनिएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे पता चल सके मैं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड सेपरेट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड सेपरेट कर सकता हूँ जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी ऐड करनी है, मजे से करो, लेकिन कंडीशन है कि उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए।
लेकिन ये भी याद रखें कि अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो मैं ये डायमेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे उन फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया हो जाए जिनके डायमेंशन सेम है, ताकि जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ तो बोल सकूँ कि हाँ हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि डायमेंशन सेम है। ये ऐसा ही है जैसे हम बोलते हैं कि 2 टेबल प्लस 2 टेबल 4 टेबल बन गए ना बेटा, लेकिन 2 टेबल में अगर आप 2 चेयर ऐड करोगे तो बात नहीं बनेगी, 4 चेयर थोड़ा बन जाएगी, 4 टेबल थोड़ा बन जाएंगे, ठीक है ना। ये तीनों जाके बाहर खड़े हो गए, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था शायद, नीचे ग्राउंड में जाके खड़े हो गए और 2-4 मोहल्ले के कुत्ते आगे से दो इनके साथ और खड़े हो गए, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 कुत्ते हो गए। नहीं क्या हुआ बेटा, 3 और 2 5 कुत्ते। बंदा मान गया। क्या नाम बेटा है, अच्छा प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार मान गया। बोले 3 हम 2 कुत्ते 5 हो गए। ठीक है ना बेटा। नहीं। तो मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ सुनेगा, मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, वहाँ दिखाई दे रहा है बेटा ठीक से, इधर विजिबल है बोर्ड, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, हॉस्पिटल जाना बेटा इसके बाद, इधर आ जा, उठ के इधर आ जा, सुनिएगा। देखिए इंसान में किसी कुत्ते को ऐड नहीं कर सकते आप, और ये बचपन से करते आ रहे हैं, वही भी सिखा रहा हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं सिखा रहा हूँ कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है वो सिमिलर टाइप की होंगी तभी ऐड कर पाओगे, डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। पेन में अगर एक और पेन ऐड करोगे 2 पेन हो जाएंगे, लेकिन आप बोलोगे 1 पेन प्लस 1 कॉपी, बोले 2 कॉपियां बन गई, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जिनके डायमेंशन सेम होंगे उनका मैं बोलूँगा हाँ इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट मजे से करो, अगर किसी के डायमेंशन डिफरेंट है मैं बोलूँगा नहीं इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब वर्क में इंपल्स नहीं ऐड कर सकते आप, वर्क में काइनेटिक एनर्जी नहीं ऐड कर सकते आप, बोलेंगे नहीं बेटा बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनना है। लेकिन वर्क और टॉर्क के तो डायमेंशन सेम आ गए ना, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं जी इनको भी नहीं कर सकते। मैंने बोला कि अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो नेसेसरी कंडीशन क्या, उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि अगर डायमेंशन सेम होंगे तो हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये बच्चा आपका क्या गया कि इसने वो कुत्ते का लिबास डाला, चारों टांगों पे चलना शुरू हो गया, कुत्ते का नकली वाला लिया और मुंह में भी लगाया और नकली चलना शुरू हो गया, साथ में 2-3 कुत्ते इसके और आगे, 2 कुत्ते और एक है तो 3 हो गए। नहीं हुए, नहीं हुए बोल रहा है। सुनो सुनो सुनो, हमें अब अलग थोड़ा लग जाएगा यार ये ठीक सा नहीं है कुछ कुत्ता। तो उसको पहचानना होगा कि थोड़ी देर बाद बहुत से अपने लिबास से निकलेगा तो इंसान है, इसको ऐड करना ठीक नहीं रहेगा, वो पहचानना अब आपने है। अब वर्क में टॉर्क, बस 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 बस, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 बेटा, टॉर्क का भी ml2t-2, लेकिन इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिएगा। वर्क बेटा स्केलर क्वांटिटी है, सुना है स्केलर वेक्टर के बारे में, अभी पूरा चैप्टर आएगा हमारे पास। वर्क स्केलर क्वांटिटी है जिसके बाद डायरेक्शन नहीं होती, पर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है जिसके बाद डायरेक्शन भी होती है। किसी स्केलर को किसी वेक्टर में आप नहीं ऐड कर सकते। तो अगर कोई इंसान कुत्ते की वर्दी डाल के अगर बैठा है तो फिर उसको आप कुत्ता नहीं बोलोगे, उसको पहचानना पड़ेगा, भैया ठीक सा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब से कुत्ता है। तो उसकी ड्रेस खोलो, अंदर से इंसान निकलेगा, इसलिए उसको ऐड सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वर्क में टॉर्क ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन याद है बच्चे, 9th में किया अभी, हाफ mv स्क्वायर। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और LT-1 वेलोसिटी का है ना बेटा, स्क्वायर करेंगे ml2t-2, ये तो सेम आ गया, जो टॉर्क है और जो वर्क है सेम आ गया। हाँ ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट करना है तो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का निकालोगे तो mgh, राइट, m का मास
जी क्या एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, और एच का एल, फिर से क्या बना एम एल टू टी माइनस टू, इसका भी एनर्जी का और वर्क का सेम आ गए। मैं बोलूंगा जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में एड करना, मजे से करो, कोई एतराज नहीं है हमें, क्योंकि दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, दोनों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पहचान पाएं किन फिजिकल क्वांटिटी को हम आगे जाके ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जब चेयर में चेयर ऐड करोगे तो इक्वल टू आगे टेबल नहीं बनते, चेयर ही बनेगी। तो इक्वलिटी के दोनों तरफ सेम डायमेंशन होने चाहिए सबके। मतलब अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखता है एस इक्वल टू, देखो ध्यान से सुनना, कोई ऐसी इक्वेशन लिखता है जी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तुमसे बोलता है यार बताओ भाई ये इक्वेशन सही भी है कि नहीं है, क्या ये इक्वेशन सही है? अब आप चेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं है। चेक कैसे करोगे? यहां डायमेंशन वेलोसिटी क्या बेटा, एल टी माइनस वन इंटू टी क्या बना एल, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर क्या बना एल, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, कौन मना करेगा आपको, मजे से करो। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ ही आनी चाहिए। अगर यहां मैं कुछ और लिखूं तो गलत हो जाता है फॉर्मूला, ये भी लेंथ ही है, लेंथ इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ, इसको कौन मना कर सकता है यार, ये सही है फॉर्मूला। लेंथ प्लस में लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ ही तो आएगी ना भाई, सेब में सेब ऐड करोगे तो संतरे थोड़ा बनेंगे भाई, अंगूर थोड़ा बनेंगे, सेब में सेब ऐड करोगे तो आगे इक्वल टू सेब ही बनेंगे ना। तो आपने देखना है कि यहां पर डायमेंशन जो आपने किए हैं अगर वो सेम है, इक्वल टू दूसरी तरफ भी अगर सेम है, तो आप बोलोगे इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आप समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस? ये डायमेंशन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि थोक में इक्वेशन आने वाली है, फिजिक्स में भी आएगी, केमिस्ट्री में भी आएगी। आपको बोलेगा चेक कर यार इक्वेशन सही भी है कि नहीं है, तुम फटाफट से चेक कर लो कि सही है कि नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? अब हाँ बेटा, हाँ मैंने लिखा ना बेटा, ये देख स्पीड का यू क्या स्पीड है ना बेटा, लिख एल टी माइनस वन लिख दिया, आगे टाइम का टी, टी माइनस वन और टी प्लस वन क्या हो गया टी रेस पास जीरो, सिर्फ एल बच गया। क्या क्लियर हो गया बेटा? चलो भाई आगे जाने से पहले इसने कुछ बोला था, क्या क्वेश्चन है तेरा, किसका बेटा तेरा? हाँ सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से जी, वहां पेरिस जाना बेटा। हाँ देखिए जी 1 मीटर, सुनिए कोई तो पैमाना बनाना था ना कि 1 मीटर कितना होगा। तो ये जिसकी मोनोपोली थी, ये लोग शुरू से एजुकेटेड, मतलब पढ़ने लिखने वाले, ABCD शुरू से पढ़ते हैं। आप लोगों को शायद नॉलेज नहीं है कि 1947 से पहले हमारे यहाँ राजाओं का राज था, बैठ बेटा, और राजा लोगों का काम होता था कि रात को तलवारें खींचनी, तेज है बोले बंदा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगले दिन सुबह बोला कुछ, चलो क्या करना है, साथ वाले के हमला करना है। और छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, बहुत बड़ी नहीं। जैसे राजाओं ने फिर आगे अपने छोटे लोगों को डिवाइड किए होते थे, जैसे ये वाला एरिया बस स्टैंड वाला एरिया का एक राजा हो गया, ये वाला हो गया, और ऊपर जो है लोअर बाजार वाले का ये वाला राजा हो गया। अब इन दोनों में आपस में पड़ी होती थी कि यार मेरे एरिया में तो नहीं आ गया कहीं, क्योंकि वो लगान ये टैक्स वसूल करना, बस इसी पे ध्यान था कि टैक्स वसूल करना है, वो कहीं टैक्स मेरा दूसरी बाउंड्री में ना चला जाए। इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़े चले रहते थे। किन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि स्कूल भी खोलने हैं, जनता को एजुकेट भी करना है, बस इस पे ध्यान दिया कि लड़ाई कैसे जीतनी है। और उसके लिए क्या था, जो भी कोई थोड़ा सा हो गया 12-15 साल से ऊपर हो गया, चल भाई सेना में भर्ती हो जा, तलवार तेज कर, कल जाके लड़ना है, लड़ो और मरो। और सुनिए वो बड़ी पुरानी बात है बेटा, तू बहुत पीछे चला गया तू था उन दिनों गुरुकुल के जमाने का बंदा है सुनो सुनिएगा, तो हमारे यहाँ स्कूल वगैरह नहीं थे, एजुकेशन की कमी थी। लेकिन ये सारे डेवलप्ड कंट्री जो है ना, यहाँ और बात भी सही है। अब देखो फिजिक्स की बुक जब तुम आगे बढ़ोगे, केमिस्ट्री की बुक में आगे बढ़ोगे ना, तो जो साइंटिस्ट हैं वो सब कोई हर्ट्स नज़र आता है,
कोई माइकल फेरेडे नजर आता है, जो नाम सुनने को, कोई बोहर, कोई रदरफोर्ड, कोई न्यूटन, ऐसे नाम। कोई चौहान सुना कभी किसी बुक में लिखा हुआ? शर्मा सुना हो, वर्मा सुना हो है, और सुना है, चौधरी सुना? नहीं सुना। तो रीजन हमारा यही था कि हमारे पास है ना लैक ऑफ। लेकिन जिन लोगों के पास थी, बस जिन लोगों के पास एजुकेशन थी, उन लोगों ने एक क्राइटेरिया तो चूज करना था ना बेटा, वो चूज कर लिया उन्होंने, बस इतना 1 मीटर मानेंगे हम, बस इतना 1 मीटर मानेंगे, और इसमें चेंज ना आए इसलिए उसको एसी लैब में रख दिया गया, और चेंज ना आए इसलिए उसको प्लेटिनम इरिडियम के मटेरियल से बना दिया गया, ताकि ऐसा ना हो कि कल को इसकी लेंथ कहीं बढ़ गई और लोगों को दिखाने में हमें दिक्कत हो, यार ये वाला चेंज हो गया जी। तो इसलिए एसी लैब में रखा गया ताकि उसकी लेंथ में चेंज ना आए, इसलिए मटेरियल भी प्लेटिनम इरिडियम का चूज किया गया ताकि लेंथ में चेंज ना आए। हम अगर होते तो हम अपना कोई बड़ा मीटर रख सकते थे या उससे छोटा भी रख सकते थे, कोई सपना नहीं आया मतलब कि हाँ ये बेटा जा वहां पे तेरे को रॉड मिलेगी उसको मीटर बना दे, ऐसा कुछ नहीं था। आगे चलें भाई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पावर सुने बच्चों, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कान के नीचे पड़ेगा ना लाल हो जाएगा, आगे देख। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, बोलो बेटा। ml2t - 2 डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो ml2t - 3, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। वर्क डिवाइड बाय टाइम, और क्या बना, ml2t - 3 पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा। और इसका पावर का जो ऐसा यूनिट आता है पता क्या बनेगा, वॉट, एनर्जी का जूल, एनर्जी का जूल। लेकिन टॉर्क को जूल नहीं बोलते, न्यूटन मीटर बोलते हैं, F × R ना बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। लेकिन एनर्जी का, वर्क का, इन सब का यूनिट हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। पावर का जूल पर सेकंड क्या बनेगा, वॉट, जूल पर सेकंड को वॉट बोलेंगे। आगे कौन आ गया, एंगल बेटा, थीटा मैंने क्या बोला था, आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ बाय लेंथ, डायमेंशनलेस, लेंथ डिवाइड बाय लेंथ बेटा क्या आ जाएगा, L⁻0, एनीथिंग⁻0 को और क्या बोल सकते हैं, 1, डायमेंशनलेस। तो आपके पास ये डायमेंशनलेस आ गया, m0 l0 t0, और ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। पीछे बात नहीं बचा, चले आगे बेटा, है जी, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जैसे ही हम लोग ये कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी कर लेंगे, वैसे ही आपके पास आ जाएंगी एप्लीकेशंस। बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, आप नए फॉर्मूले खुद बनाना सीख जाओगे, कोई नया रिलेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डराइव करना खुद कर पाओगे। आपको दिया जाएगा ये फिजिकल क्वांटिटी है, इनके बीच में रिलेशन कोई बन सकता है क्या, तुम बना लोगे। जैसे इक्वेशन है ना, अपने बनाना सीख जाओगे इसके बाद कि क्या इक्वेशन बनेगी। चले आगे बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था आपको, इसको क्या रीड करते हैं, ओमेगा, क्या बोलते हैं बेटा, ओमेगा क्या होगा, थीटा बाय टी, थीटा बाय टी के बराबर बेटा। तो थीटा का ऐसा ही यूनिट रेडियन, और डिवाइड बाय टाइम का कितना बेटा, बोला भी चुप रहना क्लास में, नहीं मानना है, तेरे को क्या तकलीफ है, तब से लगाओ इसके साथ, गोद में बैठ जा इसके, उठ उठ बैठा इसको गोद में, बैठ जा, तूने बैठना इसकी गोद में बोला ना, अब ये भी था तो चिंपू तेरी है, तेरे को तो लगाते हुए डर लग रहा है, पता नहीं उठेगा बाद में, नहीं उठेगा। देख तुम दोनों तो ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं बात करनी, क्योंकि पढ़ा उसके बाद तुम उठोगे नहीं उठोगे कोई भरोसा नहीं है। देख चलें बेटा आगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थीटा बाय टी, थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनलेस डिवाइड बाय टी, t - 1, हाँ t - 1, या ऐसे भी लिखते हैं बेटा, m0 l0 t - 1, और ऐसा यूनिट क्या बनेगा, इसका ऐसा यूनिट रेडियन, टाइम क्या बेटा, सेकंड।
रेडियन पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट आ गया। बात नहीं बच्चों, बात नहीं। रेडियन पर सेकेंड ऐसा यूनिट आ गया जी। कोई दिक्कत होगी तो पूछना है बच्चों, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा बाय टी। ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला t-1 डिवाइड बाय टी, क्या बना? t-2 के बराबर बना। वो लंपू सिंह, बेटा मैंने बोला बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना किसी को। आगे देख, बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप बात करते हो दो चार को और डिस्टर्ब करते हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। चक के बाहर फेंकूंगा ऐसे, अब कोई बात नहीं करेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रीड करते हैं बेटा इसको? अल्फा, ALPHA अल्फा। ओमेगा बाय टी, ओमेगा का t-1 डिवाइड बाय टी, t-2 हो गया, बिल्कुल t-2 जी। अगला रेडियस ऑफ जायरेशन, ये नई टर्म है तुम्हारे लिए, पहली बार सुन रहे हो, इसलिए बस यही याद रखो कि रेडियस क्या होता है? लेंथ, राइट। मैं खिड़की बंद कर लूं बेटा, शोर बहुत आ रहा है यहां से। जायरेशन, गायरेशन नहीं बोलते, गाय भैंस कोई नहीं है, जाई है। रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे प्रोनाउंस करना है? रेडियस ऑफ जायरेशन, GYRATION, जायरेशन, नॉट गायरेशन, जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन है। नहीं चैन है? तुम ही तो बैठ, सी पीठ पे बैठ जाके जा, है चैन नहीं है भाई, बोला ना तो मरा मेरे से, तो उठ, तू उठ जा, इधर आ, जल्दी जल्दी बेटा, इसको हरा मोटा अपने साथ। बस बच्चा बस, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। आगे देखे, रेडियस ऑफ जायरेशन के से रिप्रेजेंट करते हैं। जब रेडियस बोल दिया ना तो डायमेंशन क्या हो गए? लेंथ के, हाँ इसके लेंथ के डायमेंशन आते हैं, सिर्फ एल, और यूनिट क्या आएगा? मीटर, बिल्कुल मीटर आता है जी। एक और क्वांटिटी हमारे पास आ गई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी नई टर्म है तुम्हारे लिए, पहली बार सुन रहे हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इनटू k स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, mk स्क्वायर। m का डायमेंशन फॉर्मूला है मास का m बेटा, और k स्क्वायर का L2, ml2 kg मीटर स्क्वायर SI यूनिट। चैप्टर आएगा बेटा पूरा ना, वहां एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल आप ऐसे याद रखो, रेडियस याद रखो, रेडियस ऑफ जायरेशन, फिर क्योंकि लंबी डेफिनेशन है वहां समझाना पड़ेगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी सिर्फ याद रखो कि रेडियस है, लेंथ का डायमेंशन है। इतना हो गया जी, हो गया, चलो आगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू mk स्क्वायर, ml स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ना बेटा, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, mvr, m का आगे m वेलोसिटी का, lt-1 r का l, क्या बना? ml2t-1, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नाउ दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। जैसे टॉर्क था ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्लैंक्स कांस्टेंट,
मैक्स प्लैंक का नाम सुना है बच्चों? नहीं सुना? चलिए, अब आपको कई बार सुनने को मिलेगा +1 में। प्लैंक ने भाई लाइट को बोला कि फोटोन की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। ध्यान सुना बेटा, ये लाइट जो है फोटोन की फॉर्म में आप तक आके पहुंचती है। फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट। एक और ये मतलब ये बोल गया मैक्स प्लैंक के लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं है। हमारी दुनिया में कुछ कॉन्टिन्यूस है ही नहीं बेटा। कॉन्टिन्यूस से क्या समझते हो? कॉन्टिन्यूस कुछ भी नहीं है। आप जैसे पानी है, पानी आपको लगता है कॉन्टिन्यूस है, नहीं, वो भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं। तो लगता है कि उसमें कोई ब्रेक नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फाइनली इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। बेटा मुंह पे जो लगाया ना मास्क, बात नहीं करनी बिल्कुल नहीं, ठीक है? क्योंकि अब मैं सीरियस हूँ। एक तो बाहर ओले पड़ रहे हैं, उसकी वजह से आवाज़ की हालत ख़राब है। दूसरे अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो लात पड़ेगी मेरे से अब। तो फोटोन की एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है बेटा H/F के बराबर। F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और H क्या है? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा है? E इक्वल टू H/F। H क्या आ गया बेटा? E/F। E क्या? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2 T-2, फ्रीक्वेंसी का T-1 ml2 T-1 आ गया बेटा, करके देखो। E इक्वल टू H/F एनर्जी का फॉर्मूला है, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और H निकाला तो E/F आ गया। E का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, F का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, डिवाइड करो, आपके पास आ गया ml2 T-1। जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला है वही प्लैंक कांस्टेंट का आ गया। लेकिन इनको कभी हम एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर क्वांटिटी है और H एक कांस्टेंट है, वो स्केलर है। H कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप इनको कभी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, बेशक डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया। इधर आगे देखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नेक्स्ट बेटा। फोर्स बिटवीन टू मासेस क्या आती है? G m1 m2 अपॉन r²। यहां से G निकालोगे बेटा, कितना आएगा? Fr² अपॉन m1 m2, यही आएगा ना। अब F का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, ml/T-2, r² का L2, m1 m2 का m2 है ना बेटा। क्या बना? ये बनेगा m-1 L³ T-2, m-1 L³ T-2। नेक्स्ट में मैंने सबके डायमेंशन सुनने हैं। रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा कि बताओ ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, याद करने बेटा है। ज़्यादा नहीं दूंगा, बस कुछ एक दूंगा याद करने के लिए, बाकी हम इनकी हेल्प से निकाल लेंगे। क्या हम आगे चलें जी? चलें बेटा आगे। चलें भाई। तू लिखने से नहीं हटता, जल्दी लिख। गंदा डाला हुआ है, पता नहीं क्या लिखे जा रहा है। ढंग से लिखियो, मैंने सुनने हैं। चलो आगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये भी सारी टर्मिनोलॉजी तुम पहली बार सुन रहे हो भाई। ये होता क्या है? V से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, W/m। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बोलोगे? ml2
T माइनस टू डिवाइड बाय मास करूं तो mm कैंसिल हो गया, L2 T माइनस टू। यूनिट क्या बना, जूल पर केजी, वर्क का जूल और मास का केजी, यूनिट बन गया जूल पर केजी। तू क्या भैंस की तरह मुंह चला जाता है 24 घंटे, क्या डाला मुंह में है? पानी चबाने के लिए होता है? बोलो पानी चबाया जा रहा है तुमसे। पानी चबाने का नहीं होता बेटा, पीने का होता है। शुरू से चबाता है, बचपन से चबाता, बचपन से चबा रहा पानी। वो भैंस की तरह घास सुन डाल के आता है उसको। अगला सुने बेटा, लेटेंट हीट। ये भी नया क्वांटिटी आपके पास है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। हिडन का मतलब जब, ध्यान सुनिएगा, जब फेज चेंज हो रहा होता है, जैसे आइस पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान सुनिएगा बेटा, आइस जब पानी में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक सारा आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि जो भी तुम हीट देते हो ना, वो आइस के बॉन्ड तोड़ने के काम आती है, वो टेम्परेचर बढ़ने के काम नहीं आते। तो अगर हमें निकालना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट तुमने उसको दी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू M इंटू एल, मास ऑफ द आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। मैं सिर्फ आइस की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में सॉलिड और भी हैं, आयरन है। अब आयरन को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट पे उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, सब तक सारा का सारा आयरन जो है लिक्विड आयरन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो उसका मास और उसकी लेटेंट हीट का यूज करेंगे। एल इज लेटेंट हीट, तो एल क्या आ गया बेटा, क्यू बाई एम। क्यू क्या है, हीट एनर्जी। अरे भाई एनर्जी का फॉर्मूला तो वही है, ml2 t माइनस टू डिवाइड बाय m करूंगा तो क्या आ गया, L2 t माइनस टू बेटा, है ना, ये देखो। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी L2 t माइनस टू आ गया, और लेटेंट हीट का भी L2 t माइनस टू आ गया। लेकिन इनको भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इनमें एक स्केलर एक वेक्टर है, लेकिन एक कांस्टेंट है। लेटेंट हीट किसी सॉलिड की कांस्टेंट होती है बेटा, और दूसरा जो पोटेंशियल है वो वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट को किसी वेरिएबल में ऐड सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बेशक इन दोनों का सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, किसका, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और लेटेंट हीट का, पर इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आगे आ गया प्रेशर, क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स का ml2 t माइनस टू, एरिया का बोलो, बोलो भाई, ml t माइनस टू ना बेटा, डिवाइड बाय L2, क्या बन गया, ml माइनस 1 t माइनस टू। ये ml t माइनस टू था बेटा। फोर्स क्या होता है, ml t माइनस टू, और नीचे L2 करेंगे तो क्या बना, ml माइनस 1 t माइनस टू। SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों एक क्वांटिटी हमारे पास आती है स्ट्रेस, ये भी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है। मतलब इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा जो प्रेशर का है, ml माइनस 1 t माइनस टू। एक और टर्म आती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ml2 t माइनस टू डिवाइड बाय L3, क्या बना, ये भी ml माइनस 1 t माइनस टू बना। इन तीनों के डायमेंशन सेम आ गए, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर और स्ट्रेस, तीनों के डायमेंशन सेम आ गए। लेकिन हमेशा हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें ऐसा नहीं होगा। जब चैप्टर में जाऊंगा तब बताऊंगा कि कब कब ऐड कर पाएंगे और कब ऐड नहीं कर पाएंगे। पूरा चैप्टर आएगा बेटा आगे, ये वहीं क्लियर करूंगा जाके, कब आप स्ट्रेस को प्रेशर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाओगे और कब नहीं कर पाओगे। मतलब कभी कर भी पाओगे, कभी नहीं भी कर पाओगे। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के सेम डायमेंशन आगे, याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया कि प्रेशर के डायमेंशन और कौन सी क्वांटिटी से मैच करते हैं। तो आपके पास स्ट्रेस होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है, पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और एनर्जी डेंसिटी के भी डायमेंशन हमारे पास किसके आते हैं बेटा, प्रेशर के ही आते हैं।
फिर आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है बेटा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, लेंथ माइनस लेंथ, लेंथ ही बनेगा ना बेटा। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। लेंथ बाय लेंथ डायमेंशनलेस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये भी डायमेंशनलेस, वन नो डायमेंशन। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही तो बचेगी, तो लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ डायमेंशनलेस। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस करोगे तो वॉल्यूम में तो बचेगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम डायमेंशनलेस। डंडा रखा करो बेटा, जैसे थोड़ा दिखना बंद हुआ डंडे से टन की आवाज आनी चाहिए। तो बेटा कल से ना बोरी लाया कर यहाँ बैठा कर। तेरे भी मजे, सबसे आगे बैठेगा, इनको भी मजे पीछे नहीं, बोरी अपनी लानी पड़ेगी फिर। चलो आगे बेटा। हो गया। एक और टर्म हमारे पास आएगी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ये भी पहली बार ही सुन रहे हो तुम लोग। ये पता क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, पता क्या होता है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन की रेशियो को मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। अब स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला 1, स्ट्रेस का प्रेशर का, तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा जो स्ट्रेस का होगा, या फिर जो प्रेशर का होगा ml - 1 t - 2। ऐसा ही यूनिट भी वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ये सारी टर्म तुम्हारे लिए नहीं है। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशन होता है प्रेशर का, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का होगा। चलो आगे बेटा, दो चार और करते हैं फिर इसको क्लोज करके। ये तुमने नेक्स्ट टाइम याद करना है, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन करवाऊंगा सारे। आगे चलो, चलो आगे बेटा। 34 नहीं है बेटा, ये है करीबन 100-150 है, लेकिन याद तुमने 30 के आसपास करने हैं बस, है ना। अगले वाले याद करने की जरूरत नहीं है? डायमेंशन फॉर्मूला पूछूंगा। स्प्रिंग कांस्टेंट, सुनिएगा, स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग सबने देखा भाई, स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ नाम से एक लॉ हमारे पास है। रॉबर्ट हुक या हुक ने हमारे पास लॉ दिया था, हुक्स लॉ नाम से एक लॉ स्प्रिंग के लिए बना दिया गया। तो जब बात सुनने में आती है तो ऐसा लगता है भाई शायद हुक के पास कोई और काम नहीं रहा होगा जो स्प्रिंग पकड़ा और उसको लॉ बना के दे दिया। और भी काम है जमाने में, किसी और को पकड़ लेता, पर स्प्रिंग को पकड़ा तो इसका मतलब या तो हुक का दिमाग ठीक नहीं था या फिर स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। तो क्या स्प्रिंग इंपॉर्टेंट था? बताया मैंने क्या? बहुत ज्यादा नहीं, सब, सारी दुनिया के सॉलिड इंक्लूडिंग यू एंड मी, और सारी दुनिया के लिक्विड और गैसेस स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करते हैं। मतलब हुक्स लॉ जो स्प्रिंग के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए है। और उसमें क्या बोलता है वो, क्या एफ क्या होता है, फोर्स जो स्प्रिंग के ऊपर लगाओगे ना वो क्या होती है, के एक्स के बराबर, वेयर एक्स इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। बेटा ये स्प्रिंग है ना, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे एक्स डिस्टेंस से, ये एक्स आ गया बेटा, तो ये बोलता है कि जो फोर्स आपको लगानी पड़ेगी वो के एक्स होगी। के को बोलते हैं जी स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एफ इक्वल टू के एक्स या के वाई, जो भी आपको बोलना है। के आ गया एफ अपॉन वाई, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय एल, क्या बना? एम टी माइनस 2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? एम टी माइनस 2 के बराबर आ गया।
अगला आ गया सरफेस टेंशन। सुनिएगा, सरफेस, ये सारी नई टर्म है तुम्हारे लिए। सरफेस टेंशन भी नई टर्म है। क्या आप लोगों ने देखो बाहर रेनफॉल हो रहा है, और रेनफॉल ऐसा नहीं कि आज ही हो रहा है, बचपन से तुम लोग देखते आए हो। मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, क्या कभी आप लोगों के दिमाग में आया कि रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल ही क्यों होती हैं? मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, और उस टाइम भी तुम लोगों ने बोला कि नहीं आया। अच्छा, हवा की फोर्स लगती है, देखो साइंटिस्ट, तो हवा फोर्स लगाती है, उसको स्फीयर बना देती है। अच्छा, नीचे से लगती है। तो बेटा बुरका वारका डाल के आया कर, नाश्ते वाला ले जाना किसी ने पकड़ के क्योंकि क्योंकि वो साइंटिस्ट लोगों की तलाश में रहते हैं वो लोग। फिर क्या करते हैं, जैसे कोई बंदा मिलता है आलू की बोरी में डाल के साथ में ले जाते हैं, है ना? तो उन्हें बच के रहना है। चल, कम से कम बोला तो सही, ये बड़ी बात है। बोलने की हिम्मत तो रखनी चाहिए। सुनना बेटा, इधर चौदह सेंटीमीटर हो गया हुआ फोर्स लगता है बोले। तो जो वाटर ड्रॉप आती हैं वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करके बैठी होती है बेटा। और स्फेरिकल शेप एक्वायर पता किस वजह से करती हैं? लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या नाम बेटा? सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट टाइम इसको एक्सप्लेन करूंगा कि सरफेस टेंशन, क्योंकि ऐसे याद करना मुश्किल है, रट्टे भी कितने के मारोगे। सरफेस टेंशन नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर याद रहेगा आप लोगों को। ये नोट कर लीजिए, फिलहाल एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम कर लूंगा मैं ना। अटेंडेंस ले लेता हूँ जी मैं। एक मिनट बेटा।